नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लगातार गिरावट के बाद अगस्त में बढ़ी रिटेल महंगाई दर 1.61% से बढ़कर 2.07% हुई। खाद्य महंगाई में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी। अगले 6 महीने में चांदी की हॉलमार्किंग हो सकती है अनिवार्य। ट्रायल फेज जारी। बैटरी स्वैपिंग के स्टैंडर्ड बनाने की दिशा में भी काम जारी। बाजार 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद। निफ्टी की लगातार 8वें दिन बढ़त पर क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। डिफेंस, मेटल, पीएससी शेयरों में तेजी। एक साइड आपका डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर का वैल्यू घट रहा है, यू नीड ऑल्टरनेटिव टू होल्ड, एंड तीसरे साइड सम कैपेसिटी इज बीइंग टेकन आउट। तो ये सबको अगर आप जोड़ के हिसाब लगाएं, ये लगता है कि हार्ड एसेट्स में एक तेजी लंबी होने वाली है। मेटल, सोना, चांदी में आगे दिख सकती है ज्यादा चमक। सीएनबीसी आवाज के खास शो मार्केट गुरु में बोले एनाम होल्डिंग्स के मनीष चौखानी। कहा, आईटी फाइनेंशियल की जगह अब न्यू एज कंपनियों का दिखेगा जलवा। नेक्स्ट 50 मे बी द मोर इंटरेस्टिंग प्लेस। और जैसे ये मिड कैप में चल ही रहा है, तो ये जो कॉम्पोजिशन होगा, आई थिंक ऑफ द मार्केट हैज टू चेंज, एंड इंडेक्स कॉम्पोजिशन 3-5 साल में बदलेगा काफी। मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बैठक। बड़े आईपीओ में कम हिस्सेदारी बेचने पर मिल सकती है छूट। रीट्स और इनविट्स को इक्विटी का दर्जा देने के मुद्दे पर भी चर्चा संभव। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल। सूत्रों के मुताबिक अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की का नाम लगभग तय। राष्ट्रपति आवास में जेनजी के साथ अहम बैठक। चांदी की हॉलमार्किंग अगले 6 महीने में अनिवार्य हो सकती है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीआईएस के डीजी प्रमोद तिवारी ने बताया कि अभी इसका ट्रायल फेज है, लेकिन जल्दी ही इसे अनिवार्य किया जाएगा। सर, अभी आपने हाल में ही सिल्वर की हॉलमार्किंग की शुरुआत की है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है उस पर? सिल्वर की हॉलमार्किंग तो हो ही रही थी। जो 1 सितंबर से चेंज हुआ है वो ये कि जैसे गोल्ड ज्वेलरी में HUID हम इम्बॉस कर रहे थे, उसी तरीके से अब सिल्वर ज्वेलरी में भी अब HUID यूज होगा। और फिलहाल ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। हम इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ समय के लिए देखना चाहते हैं, और अगर लगता है कि सक्सेसफुली काम हो रहा है तो हमें थोड़ा समय चाहिए इसके मूल्यांकन के लिए, और उसके बाद में फिर हम मैंडेटरी। कितना समय सर, 1 साल या 6 महीने? कितना? 6 महीना काफी होना चाहिए। 6 महीने तक हम इसको देखेंगे, और उसके बाद में फिर मैंडेटरी किया जाए कि नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। सर, इसके साथ आप ई मोबिलिटी के स्टैंडर्ड बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। कब तक हम देख सकते हैं कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड उसमें? नहीं, ई मोबिलिटी में तो मैंने बताया कि हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं। इफ आई रिकॉल करेक्टली, थोड़ा हो सकता है नंबर इधर, हमने 17 स्टैंडर्ड डेवलप किए हैं, जो बेसिकली आपको ईवी चार्जिंग स्टेशंस के हैं स्टैंडर्ड हैं, उसकी सेफ्टी के लिए हैं। बैटरी चार्जिंग की सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं, जो अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, वो है बैटरी स्वैपिंग का। कि अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पॉपुलर होना है तो हमें पेट्रोल पंप जैसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप बैटरी एक्सचेंज कर ले जाके वहाँ। तो इस पर भी काम हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी एक्टिव एरिया है BIS के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी जीरो करने से इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेंच फंस गया है। आज इस मुद्दे पर इंश्योरेंस कंपनियां और सीबीआईसी के बीच एक बैठक हो रही है। डिटेल्स बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म करने और साथ ही साथ कंपनियों को आईटीसी नहीं अलाउ करने के मुद्दे पर आज
कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां CBIC चेयरमैन से आज मुलाकात कर रहे हैं। बैठक अभी चल रही है और कंपनियां लगातार यही कह रही हैं कि चूंकि 18% पहले GST लगता था इंश्योरेंस पर और साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, लिहाजा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको उससे वो सेट ऑफ कर लेते थे। लेकिन अब चूंकि GST काउंसिल ने फैसला कर दिया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के जो 2 प्लान है, खासतौर से इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर, उस पर GST को एग्जम्प्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ जो उस पर ITC नहीं दी जा रही है, इससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लिहाजा जो इंश्योरेंस प्रीमियम घटने की बात की जा रही है, उसमें दिक्कत हो सकती है। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियां कहने की कोशिश कर रही हैं कि अगर ITC उन्हें नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती करना मुश्किल होगा, जिसका फ़ायदा जो आम लोग हैं उनको नहीं मिल पाएगा। लिहाजा इसी तकनीकी मुद्दों पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उससे बातचीत चल रही है और देखना होगा कि वो क्या मांगे रखते हैं और उसको लेकर क्या समाधान CBIC की तरफ से निकलता है। बैठक जारी है, जैसे ही बैठक खत्म होगी हम आपको ज़्यादा अपडेट देंगे। GST रिफॉर्म से पूरी वैल्यू चेन आसान होगी और घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कहना है एक्मा के प्रेसिडेंट श्रद्धा सूरी का। श्रद्धा सूरी से रेयर अर्थ और चीन के साथ सुधरते रिश्तों पर खास बातचीत की रोहन सिंह ने। अभी के लिए हमारे पास इमीडिएट सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ अभी आ नहीं रहे। हमें पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन लेके आएगी लॉन्ग टर्म में। गुड न्यूज़ ये है कि रॉ मटेरियल हमारे पास है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी हम लाने की कोशिश करें तो 18 महीने से 2 साल के अंदर अंदर हम फुली सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अभी के लिए जो है बोथ कंपोनेंट और ओईज इकट्ठे काम कर रहे हैं ऑल्टरनेट सोल्यूशंस के लिए, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ताकि क्योंकि अभी तक लाइन कोई नहीं रुकी है, लाइनें चल रही है। सो आई थिंक ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन चाइना से हमारे रिलेशंस अब बेटर हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज को कैसे देख रही है? नहीं, बहुत अच्छी तरह देख रही है, बिकॉज सबका फ़ायदा है इसमें और ये सारे इश्यूज जो हमारे अभी हैं वे होपफुल कि गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर पाएगी। मैम, एक जो बहुत बूस्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से GST को लेकर, तो ऑब्वियसली डिमांड किस तरह से आपको बढ़ती हुई दिख रही है? ऑटो कंपनी OEMs किस तरह के क्या ऑर्डर्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा मूव है, बिकॉज सिर्फ डिमांड नहीं, ये एक्चुअली सिंप्लीफाई कर देती है पूरी वैल्यू चेन को। सिंगल स्लैब आ गया है हमारे लिए, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स इस फाइनल कॉस्ट कम होएगी, डिमांड बढ़ेगी, फेस्टिव सीजन राउंड द कॉर्नर है। आई थिंक कि डोमेस्टिक डिमांड के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में किस तरह का आउटलुक आपको लगता है? इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करने जाए? सो हमारा ये मानना है कि इंडस्ट्री विल बी पॉजिटिव, कि वो कितनी परसेंटेज होगी। आई थिंक आवर व्यू इज़ कि वो 4 to 7% के बीच में ग्रोथ आएगी, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं और 2030 तक मोस्ट ओईज अपनी कैपेसिटीज़ डबल कर रहे हैं। GST रिफॉर्म से 10-12% तक डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा कहना है सोना कॉमस्टार के MD एंड CEO विवेक विक्रम सिंह का। रेयर अर्थ मैग्नेट EU के साथ ट्रेड डील और GST रिफॉर्म पर विवेक विक्रम सिंह से खास बातचीत की रोहन सिंह ने। हमने हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बनिस्बत लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट यूज़ करके मोटर्स डेवलप की। नेसेसिटी से ही इन्वेंशन होता है, तो इस समय काफ़ी तेज़ जब क्राइसिस आई तो हम लोगों ने काफ़ी स्पीड से इसको मनूवर किया और अब हमारा प्रोडक्शन 95% तक पहुंच गया है। अभी भी कुछ हाई पावर्ड मोटर्स हैं जो नहीं बन पाती हैं, जिनके लिए हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, बट बाकी सॉल्व हो सकता है। आपका जो अपना प्लान था रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोडक्शन में उतरने का, उसका क्या देखिए, हमारे लिए रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट, बट हम रेयर अर्थ मैग्नेट खुद बनाएं ये आवश्यक नहीं है। अगर कोई और बनाए, हम खुश हैं कस्टमर होने के लिए, अगर वो ऐसे देश में बनाए जहाँ से हमें सप्लाई चेन सिक्योरिटी का रिस्क ना हो। इंडिया में बनाए बहुत बढ़िया, मेरा फ्रेट कॉस्ट भी बचेगा, इन्वेंट्री उतना नहीं कैरी करना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं कर रहा है, हम क्यों इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि जिसको भी आगे आना है, हम खुश हैं कि उनके साथ पार्टनर करें। हम उनको गारंटी दे सकते हैं, ऑफ टेक की लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं।
बट हम ही सब कर लें तब तो हम स्टील भी बना लें, कॉपर भी बना लें, मैग्नीशियम, तो कुछ तो बाकी लोगों को भी करना चाहिए। और मेटल्स हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे चूंकि हम जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो एक जो बड़ी चीज़ हो रही है, EU से हमारा डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। आपके एक्सपेंशन प्लान्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर इस तरह की डील होती है? यूरोप हमारा 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। अगर ये डील हो जाती है, हम चाहेंगे कि यूरोप हमारा 2nd लार्जेस्ट मार्केट बन जाए और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा एंड वी आर वेरी होपफुल कि हो, और कोई कारण नहीं है ना होने एक्चुअली। और अगर यूरोप को चाहिए कि एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जहाँ पे हाई क्वालिटी गुड कॉस्ट हो, इंडिया इज़ द कंट्री। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। होपफुली लोग पॉलिटिक्स को असाइड करके हर देश बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, GST रिफॉर्म्स की घोषणा हो चुकी है, 22 तारीख से इम्प्लीमेंट भी होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, और आप कितने होपफुल हैं इसको लेकर? नहीं, देखिए, GST बहुत ही सशक्त और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। GST रैशनलाइजेशन, एक तो हर चीज़ सिंप्लीफाई भी हो जाती है, सेकंड इसकी वजह से अगर ये पूरा का पूरा कंज्यूमर पे ट्रांसमिट हो गया तो डिमांड पे अगर 8% होता है तो डिमांड पे 10 से 12% तो ग्रोथ आने का आना वाजिब है। अगर वो आएगा तो ऑब्वियसली इसका एक बहुत ही पॉजिटिव फ्लाईव्हील इफेक्ट है कि हम लोग भी कैपेसिटी और लगाएंगे, सारी इंडस्ट्री कैपेसिटी लगाएगी, उसकी वजह से और जॉब्स क्रिएट होंगे, और लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो वो और गाड़ियाँ खरीदेंगे एंड सो ऑन। सो इट्स अ ग्रेट फ्लाईव्हील। ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए कारोबार करने वाले छोटे ट्रेडर्स को GST के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। 40 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाले ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए सरकार जल्द ही एक स्कीम लाने जा रही है। पूरी खबर की डिटेल जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी जल्दी हो सके, क्योंकि जल्द ही सरकार एक ऐसी स्कीम लाने जा रही है जिसके तहत जितने भी ऑनलाइन कारोबारी हैं जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख से नीचे है, वो उन्हें दूसरे राज्यों में फुलफिलमेंट सेंटर यानी कि वेयरहाउस सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अभी तक जितने भी ऑनलाइन कारोबारी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और साथ ही साथ एक फुलफिलमेंट सेंटर बनाना पड़ता है ताकि वो दूसरे राज्य में कारोबार कर सकें। लेकिन अगर सिर्फ अपने राज्य में कारोबार करना है तो वहाँ पर उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब इस जो एक बाधा है, एक बड़ी बाधा है, उसको दूर करने के लिए जल्द ही सरकार एक स्कीम ला सकती है और इस पर लॉ कमेटी काम कर रही है। आगामी GST काउंसिल की बैठक में इस स्कीम को लाया जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद जितने भी छोटे ऑनलाइन कारोबारी हैं उनको दूसरे राज्य में अपने माल को या प्रोडक्ट को बेचने के लिए वहाँ पर फुलफिलमेंट सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दूसरे से लेकर आसानी से कस्टमर्स को माल की सप्लाई कर सकेंगे। सोने के दाम अभी ऑल टाइम हाई पर है। खरीदारी पहले से कम हो गई है, लेकिन इस दाम में भी बिक्री ठप नहीं हुई है। आखिर कौन है जो सोने की खरीदारी कर रहे हैं, देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। एक तरफ श्राद्ध का महीना, दूसरी ओर सोना प्रति 10 ग्राम 1,10,000 के पार अपने सर्वोच्च शिखर पर है। लेकिन फिर भी सर्राफा बाजार में सन्नाटा नहीं है। लोग ऐसे माहौल में भी धीरे धीरे खरीदारी तो कर रहे हैं। अभी गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं ओल्ड गोल्ड सेल करके नए गोल्ड की नई डिज़ाइन लेने के लिए यहाँ AB ज्वेलर्स में आई हूँ, ताकि मेरे को नया सोना मिल सके, नई डिजाइन मिल सके। सोने की खरीदारी पहले के मुकाबले कम जरूर हुई है, लेकिन पुरानी ज्वेलरी बेचकर नए डिजाइन के गहने खरीदने वाले ग्राहक कहीं नहीं गए। इसी तरह EMI पर गहनों की बिक्री और शादी की खरीदारी जारी है। लैब ग्रोन डायमंड लगाकर लोग सोने के गहनों की लागत कम कर रहे हैं। एक नई सेटिंग जो है ओपन पोल की सेटिंग, जिसमें वही लुक, वही फील बट लाइटर ज्वेलरी के साथ आपको मिलता है। जो 75% का प्रपोर्शन था आज 60% का हो गया है, जिसमें कंज्यूमर्स को गोल्ड पे बचत मिलती है और वही 40% जो रिमेनिंग रहता है उसमें कंज्यूमर्स ने और ब्राइड्स ने लैब पोल की और लैब डायमंड पे शिफ्ट कर लिया है। जैसे 1,10,000 का भाव सोने का आ गया, मतलब उसको क्रॉस किया, तो लोगों ने अपनी खरीदारी में अग्रेशन दिखाया है कि भाई इससे और आगे बढ़ जाए, इससे पहले अगर हम ले लेते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। सोना भारतीय संस्कृति में कई मौकों पर अनिवार्य होता है। फिलहाल बाजार को इसी मांग ने सहारा दे रखा है। सोने में खरीदारी अभी थम गई है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी
डाउन साइड दिखती है, लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं और दिवाली तक यही सिलसिला जारी रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मार्था सेफकोविच भारत आए हुए हैं। इस बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम ऐसी डील करेंगे जिससे भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों को मजबूती मिले। As we finalize the India-EU free trade agreement, which is going to be a very comprehensive economic partnership with strategic elements into this partnership being developed in the years to come, the months to come actually. I am sure that India will grow, EU will benefit from the India's growth story, India will benefit from the EU size of economy, their technologies, their innovations. We aspire to grow from today's level of 34 cars per 1,000 persons to possibly take it at the initial stage to about 200 cars per 1,000 people. But ultimately, I think the aim would be to aspire for the best. यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मारूस सेफकोविच ने कहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी से बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लेकर दोनों तरफ से काफ़ी मजबूत पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अच्छी डील होगी। We've been negotiating this for quite some time, but I can tell you that it never got to such a momentum as we have right now between Minister Goyal and myself. And of course, having the strong political support from both leaders, Prime Minister Modi and President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This is already my second visit to India this year because we've been here a few months ago with the whole College of Commissioners, which is something like an executive branch of the government of the European Union. And I know how everyone was impressed by your impressive growth, by the speed and scale of change which happens across your big and beautiful country. और अब बात बाजार की। बाजार में बुल का जोश हाई है। आज का बाजार 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी ने लगातार 8वें दिन बढ़त पर क्लोजिंग ली है। निफ्टी 109 पॉइंट बढ़कर 25,114 पर बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स 556 पॉइंट की छलांग के साथ बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, डिफेंस, मेटल, पीएससी शेयरों में तेजी रही। फार्मा, ऑटो, एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। तो मार्केट में आज अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन इस साल अब तक ये सवाल गहराया हुआ है कि क्या इस बार डबल डिजिट रिटर्न बाजार में मिलेगा। आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। क्या 10% प्लस रिटर्न मिलेगा? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। कंजम्पशन बढ़ने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी ने कहा है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में कटौती से मांग बढ़ेगी। मार्केट एक फंक में था, चलने को तैयार नहीं था। फिर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और वाकई में वो जो जीएसटी कट था एकदम क्लीन जीएसटी कट। ऑटो कंपनियों ने प्राइस कट पास किए। 1 महीने में 15% के करीब ऑटो स्टॉक्स में रैली हो गई। क्या भारत में अगले 12 महीने 24 महीने एक मैसिव कंजम्पशन बूम देखते हैं आप, डोमेस्टिक कंजम्पशन? सी होप क्या है, गवर्नमेंट इफ़ यू सी सप्लाई साइड पे जो ये लोग की पॉलिसी रही है कंसिस्टेंटली, एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स कट तो पहले ही आ गया था। फिर इस बजट में इनकम टैक्स कट भी आपको मिल गया। हाँ। अब जीएसटी कट भी मिल गया। तो गवर्नमेंट ने बॉल पूरा आपको व्यापारी वर्ग को दे दिया है कि आप करो ना। हाँ। हम आपके साथ हैं, आप काम करो ना। अब कंजम्पशन इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म वे टू थिंक। कि हम लोग सोचते थे केपेक्स बूम क्यों नहीं आ रहा है इंडिया में। केपेक्स बूम आएगा जब डिमांड बढ़ेगा। अब वो डिमांड अगर नहीं बढ़ रहा है
उसको मैं कैसे बूस्ट दूँ? तो पहले गवर्नमेंट ने किक स्टार्ट किया था कि वो स्पेंड कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब में, और वो सेक्टर रेलवे हो या डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें तेज़ी दिखी गई। अब हर साल तो वो उसको बढ़ा नहीं सकते, 10% ग्रोथ होगा उसमें। तो आप नया इंजन कहाँ से लाएंगे? एक्सपोर्ट में आप देख रहे हैं दुनिया में क्या वातावरण है। तो अगर एक्सपोर्ट में आपको थोड़ी तकलीफ़ है, इन्वेस्टमेंट साइकिल में आपको तकलीफ़ है, तो एक इंजन आपको खोलना ही पड़ेगा जिससे ये इकोनॉमिक साइकिल वापस चालू होगी। तो अगर कंजम्पशन थोड़ा इंक्रीज होता है, एंड इन दिस होपफुली वी विल सी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हो कि यू नो घर के जो आप होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट लेते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या टाइल हो या पेंट हो या जो भी हो, वो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको देख के लोग बोलेंगे अब हमको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। दैट होपफुली विल किक स्टार्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल ऑल्सो। और ये फिर वर्चुअस साइकिल बन के जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं, देन यू बिकम लिटिल मोर कॉम्पिटिटिव कि थोड़ा मैं एक्सपोर्ट भी सोच सकता हूँ। तो ये आई थिंक इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ इकोनॉमिक साइकिल। बाजार का फोकस पिछले कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर पर है। पीएम मोदी के जीएसटी कटौती ऐलान के बाद ऑटो शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे। आखिर ऑटो सेक्टर में इतनी तेजी क्यों है, बता रहे हैं सुदर्शन कुमार। ऑटो सेक्टर में रैली हो रही है और वो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त का। उसका पीएम मोदी का स्पीच था। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के स्पीच में उन्होंने एक बात बोली थी, जीएसटी रिफॉर्म, और उसका नाम दिया था उन्होंने डबल दिवाली बोनस। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो दिवाली से पहले आएगा, लेकिन उसके बाद स्पीड अप हुआ और जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 3 को बहुत सारी चीज़ें अप्रूव किया और रेट कट देखने को मिला। तो अगर जो 15 अगस्त से आप देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स 12% ऊपर है। और सारे स्टॉक्स की बात करें तो मारुति 19% बढ़ा है, M&M 10%, टीवीएस 17%, आयशर 19% और हीरो 14%। तो उसके कारण क्या है ये सारे स्टॉक्स का बढ़ने का? तो सबसे पहले जितने भी बाइक्स हो या कार्स हैं, तो मेजॉरिटी बाइक्स और कार्स का जो सेगमेंट्स है अब वो 28% से घटकर 18% के स्लैब में आ गया है। तो वहाँ पे टैक्स रेट कट हुआ है। दूसरा, जो हाई एंड कार्स है उनका टैक्स रेट पहले हुआ करता था 28%, लेकिन 28% के बाद एक और चीज़ जो ऐड हो जाती थी वो है कॉम्पनसेशन सेस। तो उसके कारण जो इफेक्टिव टैक्स रेट हाई एंड कार्स पे होता था उसका रेंज था 43 to 50%। अब इन्होंने क्या किया कि हाई एंड कार्स को 40% टैक्स ब्रैकेट में रखा और कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया गया। तो उनके लिए भी इफेक्टिव टैक्स रेट नीचे आ गया। इसके कारण भी आपको मारुति M&M के शेयर्स में बढ़त देखने को मिला है। तीसरा, जीएसटी के अलावा दो और कैटलिस्ट क्या है? आप देख रहे हो कि लास्ट कुछ एक पॉलिसी से आरबीआई भी अपना जो रेपो रेट है वो कम कर रहा है। इसके कारण इंटरेस्ट जो है, अगर जो आप लोन लेते हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा, उसके कारण भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको उनके लिए फ़ायदा होगा और वो भी आपको इसके फ़ायदे में देखा जाएगा। अब आते हैं ब्रोकरेज व्यूज़ क्या है। तो रिसेंटली 2 ब्रोकरेजेस ने लिखा है, मॉर्गन स्टैनली और सिटी। तो मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला कि जीएसटी रेट कट के कारण ऑटो सेक्टर में अप साइकिल देखने को मिल सकता है और उनका प्रेफर्ड पिक्स है M&M, मारुति, टीवीएस, Hyundai और अशोक लेलैंड। उन्होंने आयशर मोटर्स और हीरो को भी अपग्रेड किया है, लेकिन उसमें उन्होंने कॉशन किया है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत रिच हो चुका है और उन्होंने अंडरवेट ये डाउनग्रेड किया है बजाज ऑटो का। और उसका कारण है कि डोमेस्टिक साइकिल में जो ऑटो साइकिल में कंट्रीब्यूशन है बजाज ऑटो का वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो मारुति का उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 18,360 किया है। M&M का टारगेट बढ़ाकर 4,321 किया है। Hyundai का भी टारगेट बढ़ाकर 3,066 किया है। टीवीएस का 3,933, हीरो का 5,968, आयशर का बढ़ाकर 7,200 और बजाज का कम करके 8,075। और आज सिटी ने लिखा है कि इसके कारण जीएसटी के कारण जो पहले से एस्टिमेट्स था ऑटो सेक्टर के ग्रोथ का उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है FY26 और FY27 में। और जीएसटी कट बेनिफिशियल होगा पीवी के लिए ज़्यादा कंपैरेटिवली टू व्हीलर्स के लिए, क्योंकि पीवी जो था वो डाउन साइकिल में था और टू व्हीलर्स जो था वो मिड साइकिल में। तो उन्होंने आज मारुति का टारगेट बढ़ाकर 17,500 किया है, M&M का बढ़ाकर किया 4,170 और Hyundai का टारगेट बढ़ाकर किया 2,900। तो अब देखने को होगा कि एक बार 22 सितंबर को जब ये इंप्लीमेंट सारी चीज़ें हो जाएगी तो उसके बाद किस तरीके का मूव आता है, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहा है। तो रियल इम्पैक्ट 22 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। अगस्त में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी देखी गई है। रिटेल महंगाई दर 1.61% से बढ़कर 2.07% हुआ है।
खाद्य महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़ी है। ये -1.76% से बढ़कर -0.69% हो गई है। इसके साथ ही शहरी महंगाई ग्रामीण महंगाई में भी बढ़त दिखी है, लेकिन दालों की महंगाई -13.76% से घटकर -14.53% हो गई है। वहीं फ्यूल और बिजली महंगाई, कपड़ा, जूता, चप्पल महंगाई घटी है। अब तक लोग दवा दुकानदार से पूछकर दवा लेते थे, लेकिन अब AI से पूछकर दवाई ले रहे हैं और मुसीबत में फंस रहे हैं। इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। नेपाल में बगावत और तख्ता पलट के बाद सभी लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार पर फैसला कब होगा। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में आज अंतरिम संस्कार का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अंतरिम PM के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सुशीला कार्की का नाम फिर रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। लग रहा है कि नेपाल को आज नया PM मिल जाएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं सिद्धांत मिश्रा से। सिद्धांत, बताएं क्या चल रहा है अंतरिम सरकार को लेकर। देखिए, कल शाम तक हमें बताया गया था कि आज दोपहर तक सुशीला कार्की की स्वेरिंग इन हो जाएगी और उन्हें नेपाल का नया प्रधानमंत्री, इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पर सुबह से तकरीबन 2 मुलाकातें हुई हैं। एक आर्मी के साथ हुई है, उसके बाद आर्मी चीफ राष्ट्रपति से मिले हैं। बताया जा रहा है, जो कि नेपाली मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, कि जो अब एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है जेनजी प्रोटेस्टर्स, प्रेसिडेंट और आर्मी के बीच में, वो इस बात को लेके है कि क्या पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं, और अगर किया जाना चाहिए तो क्या सुशीला कार्की के शपथ लेने से पहले किया जाना चाहिए या वो जब प्रधानमंत्री बन जाए तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे। तो इस पे एक बहस चल रही है, इस पे डिस्कशन हो रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका जोर इस बात पे है कि जो कुछ भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें ऐसी तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि जो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है प्रेसिडेंट को सलाह देके। फिर इससे पहले भी नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की कोशिशें की गई हैं, वो कोशिशें विवादास्पद भी साबित हुई हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत कॉशियस हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। तो ये इस पे अब जो डिस्कशन है वो चल रहा है। सुशीला कार्की के भी नॉमिनेशन के नाम को लेके भी एक ये चर्चा चलाई गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि पूर्व जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब उस पे पिक्चर क्लियर हो गई है, उनके नाम पे कंसेंसस है। मतलब ये एक मुद्दा है जो बचा है, इसका सलूशन भी ढूंढ लिया जाएगा। शुक्रिया सिद्धांत। बढ़ते हैं खबरों में आगे। CP राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रपति भवन में देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस समारोह में आए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ पहली बार सार्वजनिक समारोह में आए थे। शपथ लेने के बाद नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को शामिल करते हुए एक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा है, साहिब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। इसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री की तरह दिखने वाला एक शख्स सो रहा है। सपने में उसकी मां आती है और कहती है कि तुमने पहले मुझे नोटबंदी की लाइन में खड़ा किया, फिर पैर
धोने का रील बनवाया, अब बिहार चुनाव में मेरे पोस्टर छपवा रहे हो, राजनीति के लिए कितना गिरोगे। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला बताया है और कांग्रेस से मांग की है कि इसके लिए वो माफी मांगे और वीडियो बनाने वालों पर एक्शन ले। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को फ्रॉड और चरित्रहीन बताया है। ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है उसको कहूं तो कैसा लगेगा। वो तो सच है। ये मरी हुई माँ जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर जेडीयू भी हमलावर है। केसी त्यागी ने इसे कानूनन अपराध तक बता दिया और कहा कि कांग्रेस अपने सियासी पतन की ओर बढ़ रही है। हमने जिन मूल्यों के लिए जिन दौर में राजनीति की है वहाँ परस्पर एक दूसरे के परिजनों का भी सम्मान होता रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने अवसान की तरफ अग्रसर है और सब पुरानी मान्यताएं जो उनके पुरखों ने तय की थी उनको भी भूल चुकी है। मैं उनको श्रीमती गांधी और पंडित नेहरू और अब और महात्मा गांधी के द्वारा जो स्थापित नियम हैं उनका हवाला देना चाहता हूं। कृपया वोट की राजनीति के लिए किसी भी नेता के परिजनों का उपहास और परिनिंदन ना करें। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि वीडियो में मां का कोई अपमान नहीं किया गया है। इसमें तो उनकी मां पीएम मोदी को अच्छी शिक्षा देते हुए दिख रही हैं। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माता जी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज़ को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माता जी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए सीएनबीसी आवाज़ से जुड़े रहिए। आपके पास हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं। नमस्कार।